गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? यस, पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर पाई रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, C रिप्रेजेंट्स यस मोलैरिटी, R गैस कांस्टेंट 0.0821 एंड T रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर इन केल्विन। आज हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं बचा, आई थिंक 10% और बचा है, 2 या 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे दैट टॉपिक विल बी वैन हॉब्स फैक्टर। क्या बोलते हैं? वैन हॉब्स फैक्टर। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले 1-2 और छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि हम जान लेते हैं। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं? सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि अगर मेरे पास 2 सॉल्यूशन हैं, दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आ गई, देन वी विल बी सेइंग दैट बोथ सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब पता ही आप लोगों को क्या होता है? सेम होता है ना। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आप चाहे तो 2 कंटेनर बना लीजिए, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लिख लीजिए आप पाई A and the second container is representing pi B। आप लिख देंगे since pi A is equal to pi B, therefore solution A and B both are isotonic solutions। कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वन इज hypertonic and another one is hypotonic। एक्चुअली इनका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता, क्योंकि ये कंपैरिजन शो करते हैं, रिलेटिवली हम बात करते हैं। तो ठीक है, डिस्कस करते हैं रिलेटिवली। मान लीजिए मेरे पास 2 सॉल्यूशन है A एंड B। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमने लिखा पाई A, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमने लिख दिया पाई B। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाए। अगर ऐसा हो गया, इफ पाई A इज इक्वल टू पाई B, तो आप बताइए ये कैसे होंगे नेचर में? यस, दे विल बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? दूसरा केस क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों इक्वल ना हो, बिल्कुल हो सकता है। अगर पाई A बड़ा हुआ, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ B, then we will be saying that solution A is hypertonic। solution A is hypertonic। अब क्योंकि अगर A बड़ा है तो B क्या होगा? छोटा, then B will be hypotonic। B will be hypotonic। hypo means small, hyper means big। अब दूसरा केस, अगर मान लीजिए सर पाई B बड़ा है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इज B greater than A, then B will be hypertonic solution and A will be hypotonic solution। सिंपल है, क्लियर है, कर सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ओके, यहाँ पे वही चीज मेंशन है, यहाँ पे आप चाहे तो इफ लगा लीजिएगा। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ B, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ A इज ग्रेटर है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ A बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन A क्या होगा? यस, हाइपरटोनिक, और B छोटा इसलिए हाइपोटोनिक। अब देखिए, अगर हम इस रिलेशन को फॉर्मूले के टर्म में लिखे तो पाई A का फॉर्मूला क्या आएगा? अच्छा, पाई का फॉर्मूला क्या था? CRT। तो पाई A के लिए हम क्या लिखेंगे? CART। ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा, ग्रेटर देन CBRT। A क्यों? केस A के लिए, B क्यों? केस B के लिए। अच्छा, ये R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा टेम्परेचर, अगर हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं? सिंस पाई A is greater than pi B, therefore CA will be also greater than CB। अच्छा, CA CB है क्या? एक्चुअली मोलैरिटी है ना, कंसंट्रेशन। यानी कि हम कह सकते हैं अगर मेरे पास 2 कंटेनर हैं
एक कंटेनर की कंसंट्रेशन 10% है, दूसरे का कंसंट्रेशन 15% है, तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? बी का। तो इससे बताइए हाइपरटोनिक कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो किसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होगा? ए वाले में, क्योंकि सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर सॉल्यूट 15% है तो सॉल्वेंट 85% होगा। समझ में आ रहा है? चलिए सो द नेक्स्ट थिंग इज, ये सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए Ca विल बी ग्रेटर देन Cv। C इज द कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि R तो पहले से ही कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर को भी हमने कांस्टेंट मान लिया है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंट ऑफ फैक्टर। ये एबनॉर्मल, अच्छा नॉर्मल का मतलब समझ में आता है ना? बिल्कुल सिंपल सा। एबनॉर्मल जस्ट अपोजिट हो गया, यानी कि कुछ ऐसे भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एबनॉर्मल होती हैं, यानी कि वो नॉर्मल जैसा हम सोचते हैं ना वैसा बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा एक रिव्यू लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी भी सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, यानी कि सॉल्यूट आपने सोडियम क्लोराइड लिया है, पोटेशियम क्लोराइड लिया है, शुगर लिया है, यूरिया लिया है, ग्लूकोज लिया है, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है? हाँ अच्छा याद आया ना? हाँ, उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। इट मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। तब हमें ये बताइए, अगर हम किसी का अमाउंट बढ़ाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहेगी या बदल जाएगी? हाँ बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो देखिए कई बार क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि हमने जितना मिक्स किया चीज़ें उतनी ही हैं, चीज़ें उतनी ही हैं, लेकिन कई बार वो क्या होती है उससे ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब जैसा हमने सोचा वैल्यू उससे क्या आएगी? चेंज आ जाएगी। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन हमने जितना सोचा अगर उतना आया दैट इज नॉर्मल। मान लीजिए मेरा एग्जाम हुआ 70 मार्क्स का, मैंने सोचा मेरा मार्क्स 60 आएगा और 60 आ गया, दैट इज नॉर्मल। मैंने सोचा था 20 आना चाहिए और आ गया 50, तो ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? दिस इज एबनॉर्मल। यानी कि कई बार केस ऐसी होंगी जब जरूरत से ज़्यादा चीज़ें या तो मिल जाएंगी या जरूरत से ज़्यादा कम, देन इट विल बी सेड एज द एबनॉर्मल कंडीशन। क्लियर है? चलिए अभी आगे डिस्कस करेंगे और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले अब हमें ये बताइए, 1 मोल NaCl सॉल्यूट हमने कहीं मिक्स किया है, एक्वस फॉर्म में है, इसकी कोई ना कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कौन कौन से होती हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, फिर हमने लिया 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एक्वस फॉर्म में है, इसकी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी। अब हमें बताइए कि दोनों की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी वो सेम होंगी या डिफरेंट? हाँ, क्या होंगी? सेम होंगी। क्यों? आप यहां मत देखिए सर ये सोडियम क्लोराइड है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, हमें तो ये देखना था इनकी अमाउंट, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, यही है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दे नेवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है इस बात से उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि ये अमाउंट कितना है। एक बात। दूसरी बात, अब हमसे ये पूछा जाए बताइए, अगर 1 मोल पोटेशियम आयन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या इनके इक्वल होगी या नहीं? आप बताइए। हाँ बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि अमाउंट तो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। ऐसे ही अगर हम ये लिखें कि 1 मोल सोडियम आयन Na+ की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी क्या वो भी इनके इक्वल होगी? बिल्कुल होगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ, चलिए ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझ में आएगा। देखिए मेरे पास पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन है जिसमें कि 1 मोल NaCl है। कितना? 1 मोल NaCl है।
और उस कितने में है, 1 किलोग्राम वाटर में है। तो बताइए इसकी मोलैलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, उसमें 1 मोल सॉल्यूट है, यानी कि इसकी मोलैलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई। आप चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, वो 1 ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, हमें मोलल एलिवेशन कांस्टेंट दिया है, ठीक है। केबी फॉर वाटर इज ऑल्सो गिवन 0.51, कितना होता है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये यूनिट होती है, ठीक है। तो अगर हमें यहां से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टीबी, तो फॉर्मूला क्या होता है, केबी इंटू मोलैलिटी। केबी की वैल्यू दिया 0.51, मोलैलिटी अभी हमने देखा यहां से कितना आएगा, 1, तो हमने इस 1 को यहां पर रख दिया। तो सॉल्व करने के बाद क्या आया, 0.51। दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, दैट इज 0.51 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इतना आया। ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आई। कब केस में, नॉर्मल केस में, जैसा हमने सोचा वैसे केस में। सेकेंड केस इसका देखिए, अब देखिए ये 0.51 क्या है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकते हैं। थ्योरेटिकल का मतलब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से इतना आना चाहिए, सही है, हमारा फॉर्मूला यही कहता है कितना आना चाहिए, क्लियर है ना। एक्सपेक्टेड हम यही चाहेंगे ना कि ये वैल्यू इतनी ही आए, एक्सपेरिमेंटल भी। बस हमारे थ्योरेटिकली तो हमारा कैलकुलेशन कहा कि हमें इतना आना चाहिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.51 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। अगर हमसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन पूछा जाए तो वो 100.51 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें 100 ऐड हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा। ये प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे इतना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो वैल्यू 0.51 के इक्वल आता ही नहीं है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, जो नॉर्मल वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू है वो वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बिल्कुल अलग हो जाता है। क्यों अलग होता है, आइए डिस्कस करते हैं। सो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आप ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स आर लिक्विड कंडक्टर्स। हाँ, आपने सॉलिड कंडक्टर्स बहुत सारे देखे हो ना, सारे मेटल्स वायर सब क्या है, सॉलिड कंडक्टर। उसी तरह से लिक्विड कंडक्टर भी होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब हमारे जो केमिस्ट्री में यूज करेंगे हम टर्म इलेक्ट्रोलाइट्स, उसका मतलब ये होगा कि जो सॉल्यूट आपने लिया है अगर वो वाटर में जाने के बाद पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, यानी कि वो टूट के अलग अलग हो जाए या फिर जुड़ के एक में कंबाइन हो जाए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किसकी बात की थी, सोडियम क्लोराइड की ना। जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स करते हैं, एक्वस बनाएंगे, तो ये क्या देता है हमें, Na+ देता है, हाँ याद आया, प्लस और क्या देता है हमें, Cl- देता है, वो भी एक्वस में। तो देखिए जब हमने मिक्स किया NaCl तो हमें क्या मिल गया, Na+ और Cl-। इसका क्या हो गया, डिसोसिएशन, ये टूट कर एक से ज्यादा पार्ट में अलग हो गया। सो दिस इज डिसोसिएशन। ऐसे ही एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो हम तो यहाँ पे 1 मोल डालेंगे, लेकिन ये क्या होता है, बाकी के साथ तुरंत कंबाइन होके ये बन जाता है CH3COOH का ट्वाइस। हम तो एक ही डाल रहे हैं, लेकिन वो जैसे अंदर जाएगा वाटर के अंदर वो तुरंत कंबाइन होके 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं, डाइमर। क्यों? क्योंकि यहां पर कितने टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। बात क्लियर है? तो देखिए यहां क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, NaCl डिसोसिएट होके Na+ और Cl- दे रहा है। यहां क्या हो रहा है, एसोसिएशन, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के मिलके कंबाइन हो जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? चलिए, तो ये है इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट। सो दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब
तक जो हमने बार बार पढ़ा, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, जो पीछे आप क्वेश्चंस बार बार करते आ रहे थे, ऑल दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हैं। सिंपल सा मतलब केमिस्ट्री के टर्म में हम इसको बार बार यही कहेंगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है इसका मतलब ये है कि वाटर में घुलने के बाद ये ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ये वाटर में भी ऐसे ही रहेंगे, इनके पार्टिकल्स छोटे छोटे हो जाएंगे लेकिन वो पार्टिकल्स आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते। बात समझ में आ गई? ठीक है। सो दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ऐसे बहुत सारे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। कुछ आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड ब्रेक डाउन होकर Na+ देगा और Cl-, मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रेक डाउन होकर क्या देगा हमें, Mg2+ प्लस 2Cl- देगा, 2 क्लोरीन है। अगर हमारे पास AlCl3 रहता है एल्युमिनियम क्लोराइड, देन इट वाज गोइंग टू गिव अस एल्युमिनियम 3+ एंड 3 टाइम्स ऑफ Cl-। ऐसे सल्फेट है तो हमें 2 टाइम्स ऑफ Na+ देगा क्योंकि 2 Na है और एक सल्फेट आयन हो जाएगा अलग, दैट इज SO4 2-। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए, जब हम NaCl को, मान लीजिए हमने 1 मोल NaCl को मिक्स किया, कितना, 1 मोल NaCl को वाटर में मिक्स किया, तो अब हमें बताइए हम जो आंसर चाहेंगे वो मेरे 1 मोल के हिसाब से ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो NaCl मिक्स किया वो कितना किया हमने, 1 मोल। हमें तो यही मालूम है कि 1 मोल NaCl मिक्स किए, तो मेरा कैलकुलेशन 1 मोल पे डिपेंड करेगा, राइट? क्यों? क्योंकि सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो हमने कहा कि 1 मोल है तो सारा कैलकुलेशन हमने किस पे किया, 1 मोल पे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में यहीं पे गड़बड़ी होती है। देखिए क्या होगा, जैसे ही वाटर में जाएगा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, Na+ और Cl- में। अच्छा देखिए, ये 1 मोल Na भी देगा और 1 मोल Cl- भी देगा, देगा ना। तो अब देखिए हमने जो मिक्स किया वो 1 मोल NaCl था, यानी कि हमारा कैलकुलेशन किस पे बेस था, 1 मोल पे। लेकिन जैसे ही वाटर में डिजोल्व होता है ये तुरंत अलग अलग हो जाएंगे, 1 मोल Na+ हो जाएगा, 1 मोल Cl-। तो एक्चुअली ये कितने मोल हो गए, यस एक्चुअली ये 2 मोल्स हो गए। बात समझ आई? अभी हमने पीछे बताया भी था कि ये NaCl लिया हमने कि Na+ लिया या Cl-, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्यूट के नेचर पे वो बिल्कुल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे। हम 1 मोल डाले, हमने सारा कैलकुलेशन 1 मोल पे किया और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब आती है तो वो 2 मोल के हिसाब से आती है। बात समझ में आ रही है? यही हम कब सबको समझाना चाहते हैं। क्लियर है? तो क्या यहाँ से जो वैल्यू आएगी मेरी वैल्यू से मैच करेगी, नहीं करेगी। तो ये जो वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो ये तो चेंज आएगा ना, इसी वैल्यू हम बोलते हैं एबनॉर्मल वैल्यू। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल, ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटल, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हम यूज करते हैं। अब देखिए जो पीछे का क्वेश्चन था, देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर जो आया था वो आया था 0.51 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अब हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, अब हम एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करेंगे, तो वहां से डेल्टा टीवी की वैल्यू क्या आएगी, अगेन केबी इंटू मोलैलिटी। केबी की वैल्यू दिया है कितना, 0.51, मोलैलिटी फिर निकालना पड़ेगा। अब बताइए हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के हिसाब से कितने मोल्स हैं उसमें, 2 मोल्स हैं, कितने पानी में, 1 किलोग्राम में। यानी कि हमारी जो मोलैलिटी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अब 2 आएगी, आएगी ना। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, ये वैल्यू हो जाएगी 1.02 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 0.51 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए था, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली यही चीज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1.02 डिग्री सेल्सियस।
क्या ये वैल्यू नॉर्मल है? नहीं है ना, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एबनॉर्मल वैल्यूज। तो बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तभी आगे कैलकुलेशंस वगैरह जब हम करेंगे तो और इजी होगा। फिलहाल ये तो कॉन्सेप्ट था कि एबनॉर्मल का एक्चुअली मतलब क्या, आपको फील आना चाहिए कि हाँ हम कहना क्या चाहते हैं एबनॉर्मल से। ओके, सो ये 1.02 जो वैल्यू आई है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं हम, डेल्टा टीबी, दैट इज एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या एक्सपेरिमेंटल कह लीजिए या एक्चुअल कह लीजिए, या फिर एक टर्म और लिख लीजिएगा, हम इसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशन से आएगा, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम वहां से ऑब्जर्व करेंगे कि इतनी वैल्यू आ रही है। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट कि नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है। ये किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स पर। चलिए अब हम आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पर। देखिए, व्हेन अ सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जब कोई भी सॉल्यूट, कोई ऐसा सॉल्यूट होगा इलेक्ट्रोलाइट, या तो वो एसोसिएट हो, यानी कि वो कई मॉलिक्यूल्स को मिलकर कंबाइन बनकर डाइमर बना ले, या फिर वो डिसोसिएट हो, वो खुद ब्रेक करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। इन अ सॉल्वेंट देन द ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड वैल्यू ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका नंबर बदल जाएगा। हमने 1 मोल NaCl डाला, लेकिन जैसे वो वाटर में मिक्स हुआ वो कितना बन गया? 2 मोल्स। अगर हम 1 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड डालते हैं तो हमें कितने मोल्स मिलते हैं? 4 मोल्स। 1 मोल एल्युमिनियम आयन मिलता है और 3 मोल क्लोरीन आयन, तो हमें क्या मिलते? 4 मोल्स। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया, दैट्स वाई वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी आल्सो चेंज एंड दैट इज नोन एज एबनॉर्मल वैल्यू। तो देखिए वैन होफ फैक्टर क्या होता है। अब इस बात को पॉइंट आउट करने वाले यानी कि एक्सप्लेन करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे? वैन होफ। उन्होंने ही कहा कि किस चीज पे डिपेंड करता है, तो उसका नाम दिया उन्होंने वैन होफ फैक्टर। क्या नाम दिया? वैन होफ फैक्टर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई। ये क्या होता है? हाँ, एबनॉर्मल वैल्यू यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू, जो कि हम थियोरेटिकली कैलकुलेशन से करके कैलकुलेट कर रहे थे। कब? सिर्फ और सिर्फ अपने सॉल्यूट को डालें, बिना नेचर को जाने कि वो इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, और हमने बस फटाफट कैलकुलेट किया वो वैल्यू, और एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आएगी दोनों के जब रेशियो निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा? यस, वैन होफ फैक्टर देगा। बात समझ में आ गई? समझ सकते हैं आई की वैल्यू क्या होगी? एबनॉर्मल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय नॉर्मल और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन द प्रीवियस केस, अभी प्रीवियस केस में हमने निकाला था, तो देखिए क्या आया था। प्रीवियस केस के लिए अगर हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करें, आई क्या है? वैन होफ फैक्टर है। तो देखिए एबनॉर्मल वैल्यू कितनी आई थी? 1.02 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल वैल्यू उसकी कितनी आ रही थी? 0.51 डिग्री सेल्सियस। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है? दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, यानी कि आई की वैल्यू 1 से बड़ी आ सकती है। पहली चीज, क्या आई की वैल्यू 1 से छोटी भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। ये देखिए वैल्यू बड़ी कब आई है? आई इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमारा सॉल्यूट एक से ज्यादा पार्टिकल्स में डिसोसिएट हुआ था। इन केस ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि जब कोई सॉल्यूट जाके वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा या किसी भी सॉल्वेंट में डिसोसिएट यानी टूट के अलग अलग पार्ट में होगा, तो उस टाइम पे आई की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो देखिए 1 की आई की वैल्यू 1 से छोटी कब आ सकती है? जब वो डिसोसिएट करने के बजाय क्या होंगे? और कंबाइन हो जाए, यानी कि जब वो एसोसिएट होंगे। यस, व्हेन दे विल बी एडेड to form dimer, then they will be said as there the value of I will be less than 1। बात समझ आ गई? चलिए
फॉर द प्रीवियस केस I इज इक्वल टू 2। अब थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे किसका, पुराने टॉपिक्स का। देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, P0 माइनस PS अपॉन PS। नहीं, वो तो न्यूमेरिकल के लिए हम एरर फ्री कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं ना, वो हमने लिखाया भी वहाँ पे, वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है। वेपर प्रेशर कब आएगा रिलेटिव लोअरिंग में, हाँ जब हम P0 से ही डिवाइड करते हैं, यानी कि P0 माइनस PS अपॉन P0, वो किसके इक्वल आता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, आता है ना। अच्छा, अगर हम इसी को थोड़ा सा अरेंज करके रखें, क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमें एक कॉमन टर्म ढूंढना वहाँ से। तो देखिए N1 अपॉन N2, N1 अपॉन N2, तो N1 को हम क्या लिख सकते हैं, N1 है क्या एक्चुअली, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना। तो देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट W1 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट दैट इज MM1। तो क्या हम इस N1 को W1 अपॉन MM1 लिख सकते हैं, हमने यहाँ लिख दिया, और N2 को एज इट इज हमने छोड़ दिया। और हमने यहाँ से एक बात देखी है कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, आप बताइए इस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डायरेक्टली रिलेटेड है या इनवर्सली, हाँ इनवर्सली। क्यों, क्योंकि ये टॉप पे है और ये कहाँ पे है, बॉटम पे। यानी कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम बाकी 3 और प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, किसके टर्म में, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म में। अब देखिए डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, KB इंटू M, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर भी देखिए ध्यान से, मिला आपको मोलर मास। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में कैसा रिलेशन आएगा, इनवर्सली का। यानी कि 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसे हैं जिनका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। ऐसे 2 नहीं, अब ध्यान से देखिए तो 4 आएंगे। तो अभी तो 2 तो हमने देख लिया, थर्ड देखिए डेल्टा TF फॉर्मूला क्या होगा, KF इंटू मोलैलिटी होता है ना, KF इंटू मोलैलिटी। अब देखिए फिर से मोलैलिटी को आप लिखेंगे तो फिर से आपको वही चीज दिखेगी, दिस डेल्टा TF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए पाई, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, CRT, C क्या रिप्रेजेंट करता है, यस मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला देखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, W1 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये देखिए और ये देखिए, इनमें कैसा रिलेशन, अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम ऑल 4 इक्वेशंस we can say that colligative properties are always inversely proportional to the molar mass of solute। तो हम कह सकते हैं कि जो colligative properties है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आता है। क्लियर है। तो देखिए अभी पीछे जो हमने इक्वेशन बनाया था, वो क्या था, हाँ आई वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमने निकाला था, एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फॉर्मूला हमने यही बनाया था, तो हमने इसको थोड़ा सा अरेंज करके छोटा में लिख दिया है, CGP एबनॉर्मल अपॉन CGP नॉर्मल। CGP क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू। अब हमें ये बताइए कि ये जो वैल्यू है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से कैसे रिलेट करते हैं, डायरेक्टली या इनवर्सली? हाँ इनवर्सली करते हैं ना। तो अगर हमें इसी फॉर्मूले को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में लिखना है, तो अगर यहाँ पे एबनॉर्मल है तो उसमें क्या आएगा, हाँ नॉर्मल आएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है। अगर यहाँ पे नॉर्मल है तो उस केस में क्या आएगा, एबनॉर्मल आएगा। तो क्या हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, MM1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ एबनॉर्मल था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो कहाँ चला गया, नीचे। यहाँ ये नीचे था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहाँ चला गया, ऊपर। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड का। किसका?
एसिटिक एसिड CH3COOH। जब हम CH3COOH को वाटर में मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में, तो ये क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर डायमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायमर। ये जो 2 है ना, ये क्या दिखा रहा है हमें, डायमर। यानी कि अब हमें ये देखिए, अगर हम यहां पर 2 मोल्स एसिटिक एसिड डालेंगे तो यहां पर हमें सिर्फ 1 मोल एसिटिक एसिड मिलेगा। कितना, सिर्फ 1 मोल। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कितना था 2, ये कितना हो गया 1। ये वैल्यू क्या हम कह सकते हैं कि 2/2 के इक्वल है ना। अगर हम कहते हैं यहां पर 4 मोल्स है तो यहां पर देखिए कितना आता, हाँ 2 मोल्स आता। कैसे निकालते, 4 जितना हमने डाला अपॉन ये जितना यहां पर कंबाइन हो रहा है, कितना 2 से कंबाइन हो रहा है, तो डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 2। ऐसा हमें बताइए, अगर हमारे पास 10 मोल्स एसिटिक एसिड है, हम मिक्स करेंगे सॉल्वेंट में, तो कितना मिलेगा हमें, 10 अपॉन यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे और कितना बन जाएगा ये 5। ये बात समझ में आ गई, तो ठीक है। अब हमें ये बस बता दीजिए कि ये जो एग्जाम्पल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एसोसिएशन को या डिसोसिएशन को। हाँ, एसोसिएशन को, क्योंकि 2 मोल्स एसिटिक एसिड कंबाइन होके 1 मोल एसिटिक एसिड बनाए हैं। अच्छा, हमारी जो थ्योरेटिकल वैल्यू आती है वो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, 2 मोल्स पे। क्या वो वैल्यू 1 मोल वाले वैल्यू से कभी इक्वल मैच आएगी, नहीं आएगी। यानी कि यहाँ पर थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फिर से क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसी को हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर है। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। अभी हमने फॉर्मूला बनाया था मोलर मास ऑफ नॉर्मल अपॉन मोलर मास ऑफ एबनॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल केस में हमारे पास कितना था वैल्यू, 2 मोल्स, और एबनॉर्मल में कितना मिला हमें, 1 मोल। अब हम इसको मोलर मास में चलते हैं। देखिए मोलर मास कितना आएगा इसका, नॉर्मल वाले का कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए कार्बन 12, 3, 15, 12, 27, 28 एंड 32, 60 आएगा। ये नॉर्मल केस है, ये अब नॉर्मल केस है। इसका मोलर मास देखिए 60, तो इसका भी आएगा मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि ये कितना हो गया 120। तो यहां से हमें जो आई की वैल्यू आएगी, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, नॉर्मल कितना 60, एबनॉर्मल कितना 120, डिवाइड करेंगे तो देखिए आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। कितनी आ गई 0.5, यानी कि 1/2 के इक्वल आता है। क्लियर है। अच्छा, ये 0.5 की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है, नहीं। अच्छा, वहां तो 1 से बड़ी आई थी, क्यों, क्योंकि वो डिसोसिएशन हो रहा था। यहाँ 1 से छोटी आई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। यानी एसोसिएशन के केस में हमेशा वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू विल बी लेस देन 1। इन केस ऑफ डिसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर आई विल बी ऑलवेज मोर देन 1। क्लियर है। अच्छा, अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो, यानी कि वो ना ही डिसोसिएट होंगे ना एसोसिएट होंगे, तो वैल्यू बड़ी आएगी 1 से या छोटी, हाँ बिल्कुल 1 ही आएगी, क्योंकि कुछ तो चेंज ही नहीं हुआ। अगर CH3COOH जितना हमने मिक्स किया 2 मोल्स, अगर यहाँ पे भी वो 2 मोल्स ही रहता तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों क्या हो जाती, इक्वल हो जाती। तो उस केस में एक्सपेरिमेंटल यानी कि एबनॉर्मल वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू दोनों इक्वल आती है, दोनों कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा 1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब तक जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो सब फॉर्मूला किसके लिए थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब जो हम पढ़ेंगे वो सब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। डिफरेंस किसका आ रहा है, हाँ सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर आई का, बस ये डिफरेंस आया ना। अच्छा, ये वेंट ऑफ फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, हाँ सॉल्यूट के अमाउंट पे। किसके, सॉल्यूट के अमाउंट पे। ये सॉल्वेंट के अमाउंट पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। तो बस जहां जहां आपको सॉल्यूट मिलेगा वहां वहां आप आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, P0 माइनस PS अपॉन P0, दैट इज इक्वल टू क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फिर बाद में हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को काफी छोटा दिखा के इसको नेग्लिजिबल बनाते थे। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो देखिए जहां जहां सॉल्यूट है वहां वहां पे हम क्या लिख देंगे, यस आई विल राइट डाउन देयर आई इज वेंट ऑफ फैक्टर,
यहाँ सॉल्यूट था, यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ सॉल्यूट था, फिर से हमने लिख दिया आई। अब देखिए ऐसे ही डेल्टा टीवी यानी कि केबी इंटू मोलैलिटी। क्या मोलैलिटी में सॉल्यूट आता है? हाँ बिल्कुल आता है। मोलैलिटी में W1 अपॉन लिखते हैं ना, तो देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, अब आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे डेल्टा टीबी में भी मोलैलिटी है तो आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई में क्या है, मोलैरिटी, सॉल्यूट आएगा ही आएगा, तो यहाँ भी आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हम पूरे फॉर्मूले में जो हमें याद है सेम फॉर्मूले में सिर्फ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, आई, वेंट ऑफ फैक्टर का, और वो फॉर्मूला जो बन जाएगा दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आइदर दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों में ही एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे तो आई की वैल्यू हम क्या रख देंगे वहां पर 1, क्योंकि ना ही एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन। अगर हम यहाँ 1 रख दे तो ये वैल्यू क्या फिर से KF इंटू मोलैलिटी आ जाएगी। हाँ वही पुराना वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि जो अब तक फॉर्मूले आपने याद किए अब आज के बाद आप उनको भूल जाइए और आप उनको इस फॉर्म में याद रखेंगे। कर सकते हैं? चलिए आगे एक नोट पॉइंट है, देखिए फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू 1। तो बस आप जहां जहां आई है 1 रख देंगे, आपको फिर से नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉर्मूला वापस से मिल जाएगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आई। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे आएगी। थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ेगा आपको, नो डाउट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगेगा। अगर आपको ज़्यादा इशू होगा तो आप क्या करिएगा, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा एक बार 2 बार। जब आप इसको रिवाइज करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। अब बहुत ही ध्यान से आपको सिर्फ समझना है, कॉपी वॉपी करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर से वापस करके आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में इसका पूरा डेरिवेशन नहीं है, हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है, बट हम करा देते हैं, आपको पता रहेगा तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। देखिए इसके भी 2 केस बनेंगे, याद है। हाँ, पहला डिसोसिएशन जिसमें आई की वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 1। अब मान लीजिए मेरे पास ये सॉल्यूट था, हमने इसको मिक्स किया और मिक्स होने के बाद सॉल्वेंट में ये ऐसा बन गया। क्यों? क्योंकि ये भाई इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है एसोसिएट डिसोसिएट होंगे ही होंगे। ये डिसोसिएशन है यानी कि ये ए डिसोसिएट हो गया, क्या बन गया, अब बी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे एजम्पशंस हैं जो कि आपको एक एक करके समझना है। देखिए पहला एजम्पशन है, ये जो स्मॉल लेटर ए है, दिस स्मॉल लेटर ए रिप्रेजेंट्स मोल फ्रैक्शन, सॉरी मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ये जो ए है, ये वाला छोटा वाला, ये मोल्स दिखा रहा है कितना मोल्स हमने लिया है, वो भी बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि अभी ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ, उससे पहले का। ब्रेक डाउन होने के बाद तो बदल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी तरह से डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते हैं। अब ये क्या बात कहा आपने, हाँ सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जरूरी नहीं कि कंप्लीटली डिसोसिएट हों, तो उनको डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। किससे? अल्फा से। और ये वैल्यू हमेशा किस में रहती है, परसेंटेज में। अगर हमारी अल्फा की वैल्यू 100% है यानी कि ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएंगे। अगर ये 50% है तो आधा डिसोसिएट होंगे, आधा डिसोसिएट नहीं होंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अब बी क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ये देखिए ए था, अब ये क्या बन गया यहाँ पर, बी। सॉरी यहाँ पे आप बी नहीं, आप यहाँ पे एन लेके चलिए, इसको एन कर लीजिए। ठीक है, और ये वाला एन क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है, हमारा मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। चलिए ये तो रही 2 बात। थर्ड, लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हमने कहा ना कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम किसको मानते हैं, अल्फा को। इसका एक्चुअल मतलब क्या है, ये बताता है कि जो आपको सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में कितना % डिसोसिएट होगा। बहुत सारे सॉल्यूट जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएंगे, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, लेकिन बहुत सारे हैं कि पूरा डिसोसिएट नहीं होते हैं। अच्छा, कई सारे ऐसे भी सॉल्यूट हैं जो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग
डिसोसिएशन फैक्टर रखते हैं, तो उसी फैक्टर को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से। अब हमें ये बताइए, अगर अल्फा 100% है तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, यानी ए मोल था तो पूरा ए मोल डिसोसिएट हो जाएगा। अगर 50% रहा तो A/2। अगर हम अल्फा कहें तो हाँ A इंटू अल्फा। अब ध्यान समझिएगा, हम जो कहना चाहते हैं वो क्या है। जब ये A मोल था और हमने 100% कहा कि ये डिसोसिएट हो गया, तो हमने क्या किया? A को A से डिवाइड कर दिया, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। अब हमने जब कहा कि A 50% डिसोसिएट होगा, 50% की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बचेगा? A/2 बचेगा। और डिसोसिएट भी कितना होगा? A/2। अगर 25% डिसोसिएशन रहता तो A/4 क्या हो जाएगा? डिसोसिएट, क्योंकि 25% का मतलब ही क्या होता है? 1/4। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो A/4 तो क्या हो गया? डिसोसिएट। बचा कितना? तो माइनस करके निकाल लेंगे। कितना था? A था, उसमें A/4 को माइनस कर देंगे तो देखिए 3A/4 इतना बच जाएगा। आपको तरीका समझना, आपको ये सब कैलकुलेशन याद नहीं रखना, आपको बस तरीका समझना है। तरीका क्या है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है आप उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो ये बता देगा कि कितना आपका सॉल्यूट डिसोसिएट होगा। बस वो ये बताएगा कि कितना सॉल्यूट आपका डिसोसिएट होगा। तो बस वापस से लौटते हैं। देखिए हमारा सॉल्यूट कितना है? A है, ठीक है। ये डिसोसिएट होगा कितना? हमने कहा अल्फा %, क्योंकि अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखिए कितना डिसोसिएट हो गया? A अल्फा डिसोसिएट हो गया। कितना था मेरे पास पहले से? A था, A अल्फा डिसोसिएट हो गया तो कितना बचा? A माइनस A अल्फा। बात समझ में आ रही है मेरी? A था जो कि अल्फा % डिसोसिएट हुआ, तो कितना डिसोसिएट हुआ? A अल्फा डिसोसिएट हो गया तो कितना बचा? जितना था, कितना था? A था, उसमें से जितना डिसोसिएट हो गया उसको माइनस कर देंगे तो क्या A माइनस A अल्फा बचेगा? हाँ, अगर ये बात समझ में आ गई तो देखिए यही चीज आगे लिखा हुआ है। अमाउंट डिसोसिएटेड, कितना डिसोसिएट हो गया? A इंटू अल्फा। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन इन द रिएक्टेंट साइड, डिसोसिएट होने के बाद कितना बचा? हाँ, A माइनस A अल्फा बचा। अभी पीछे हमने लिखा था। अब देखिए ये तो हो गया कि कितना बचा। अब ये A अल्फा जो डिसोसिएट हुआ ये कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में पहले से ही आपके पास कितने मोल्स थे? N थे। ये इतना और आके कंबाइन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये Na अल्फा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ना। देखिए A अल्फा ये डिसोसिएट होके और एक्स्ट्रा आएगा इतना टाइम्स, पहले से ही n टाइम्स था, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? Na अल्फा। ये हमें कहाँ मिलेगा? प्रोडक्ट साइड में, यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन। ये क्या है? रिएक्टेंट साइड में आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद ये रिएक्टेंट साइड में भी आपका बचा हुआ है और ये कहाँ है? प्रोडक्ट साइड में है। बात क्लियर है? तो चलिए ये बात समझ में आ गई। तो ये देखिए यहीं पे यहाँ ये चीज लिखा हुआ है। सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड देखिए, अमाउंट आफ्टर डिसोसिएशन इन दैट प्रोडक्ट साइड। तो देखिए प्रोडक्ट साइड में कितना होगा? N इंटू A अल्फा, ये वाला। अब हमसे पूछा जा रहा है टोटल अमाउंट कलेक्टेड आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिला के बताइए कितना हुआ। तो बस सिंपल है, अभी जो पीछे हमने निकाला था इन्हीं को क्या कर दे? हम ऐड कर दे। तो देखिए क्या बचा था? A माइनस A अल्फा बचा था और Na अल्फा। अगर हम इनको ऐड कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा? A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा। अच्छा इसमें देखिए कॉमन दिख रहा होगा आपको बार बार, क्या है वो? A। हम इसको कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा? 1 माइनस A, हाँ सॉरी A कॉमन किया तो यहाँ पर अल्फा बचेगा। 1 माइनस अल्फा प्लस यहाँ से A गायब हो गया तो क्या बचा? N अल्फा बचेगा, जिसको हम और चाहें तो अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं? फिलहाल आप ऐसे ही लिख लीजिए, वो A 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, ये आ गई वैल्यू। देखिए क्या ये वैल्यू इससे मैच कर रही है? टोटल अमाउंट कलेक्टेड आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ एक्चुअल मोल्स कितने हो गए? A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा, जो कि कैसे लिखा जा सकता है? A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा। ये वैल्यू इतनी आ गई। क्लियर है? तो बस अब आगे बढ़ते हैं। जो I की वैल्यू आती है
जो I की वैल्यू आती है, देखिए क्या होती है वो, I की वैल्यू क्या होती है, हाँ एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए एबनॉर्मल अभी हमने जो कैलकुलेट किया था वो कितना आया है, A1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, वो आया है A इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यही आया है अपॉन। अच्छा थ्योरेटिकली जब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे तो हमने कितना लेके चला था, याद है आपको इक्वेशन, हमने क्या लिखा था, A गिव्स अस एन बी। तो उस टाइम पे हम कितने मोल्स लेके आगे बढ़े थे, सिर्फ और सिर्फ A मोल। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी थी हमारी, A से A को कैंसिल कर दिए, देखिए यहां से क्या मिला हमें, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये वैल्यू किसकी आती है, I की आती है ना, I इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा इसको अरेंज करके हम इसको ऐसे ना याद करके हम इसको ऐसे याद रखेंगे, 1 ये प्लस वाले पॉइंट को पहले इधर रख लीजिए, एन अल्फा माइनस अल्फा, इसमें भी एक चीज कॉमन आपको दिख रहा होगा, 1 प्लस अल्फा अगर आप कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, n माइनस 1 इंटू अल्फा, या फिर अल्फा आप यहां लिख लीजिए। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, I इज इक्वल टू 1 प्लस, हम n माइनस 1 को पहले लिख लेते हैं, n माइनस 1 इंटू अल्फा लिख सकते हैं। ये किसके लिए ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर डिसोसिएशन ओनली, दिस इज ट्रू फॉर डिसोसिएशन ओनली। ये आ गया 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। देखिए ये वैल्यू पूरे सॉल्व होने के बाद I इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा कर सकते हैं। अब आगे देखिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहेंगे, जो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएंगे कंप्लीट, उनके लिए 100% वैल्यू आती है। तो 100% का मतलब कितना होता है, 100% का मतलब होता है अपॉन 100। देखिए दोनों कैंसिल हो गए, क्या बन गया 1। तो क्या हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1, कह सकते हैं ना। अब हम इसी फॉर्मूले में अगर अल्फा की जगह पे 1 रख दे यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बचेगा n माइनस 1। देखिए प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या बचेगा I इज इक्वल टू n। यानी कि जो वेंट ऑफ फैक्टर आएगा दैट विल गिव्स अस द नंबर ऑफ डिसोसिएशन, दैट विल गिव्स अस नंबर ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है, ठीक है। आगे एक नोट पॉइंट है, देख लीजिए, इफ देयर इज नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है अल्फा की वैल्यू 10%, 20%, 50%, कुछ भी कमेंट नहीं किया गया है, देन वी विल अज्यूम द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम आवर सेल्फ। तो हम खुद से मान लेंगे कि उस टाइम को किसकी बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू बात हो रही है। तो उस केस में जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी, हमें पूरा कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं आप, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम बताएंगे I और n दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। क्लियर है, चलिए n की वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी आपको दिखा दिया गया यहाँ पर, जो हम पीछे डिस्कस भी किए थे। NaCl ब्रेक होके क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। देखिए कितने कंपोनेंट्स बन गए, एक तो बना Na प्लस का, एक बना Cl माइनस का, टोटल कितने हो गए 2। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो I और n दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, तो I की वैल्यू भी क्या हो गई 2। अब देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, कितने, 2 एल्युमिनियम होंगे और 3 सल्फेट आयन होंगे ना, तो टोटल n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5। अब जो इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ये आगे आपको इनऑर्गेनिक में एक चैप्टर मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ आप बहुत अच्छे से इसकी नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, सब कुछ वहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि जहाँ पे भी आपको इस टाइप के कंपाउंड्स मिलेंगे, ये बिग ब्रैकेट के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ये जो अंदर वाले पार्ट है ना, ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे,
सिर्फ ब्रेकडाउन कौन होगा, बाहर वाला। तो बताइए ये एक तरफ हो गया, ये Cl2 ब्रेकडाउन हो गया, क्या हो जाएगा 2Cl माइनस बनाएगा, क्लोरीन पे सिंगल चार्ज माइनस में आता है। तो बताइए टोटल 2 माइनस चार्ज यहाँ आ रहा है, तो इस पर कितना चार्ज आएगा 2 प्लस। तो देखिए ब्रेकडाउन होने के बाद ये ब्रैकेट वाला टर्म बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। पास में आ रही है, यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 2Cl माइनस। अब बताइए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी 2 3 आ रही है। 2 तो यहाँ पे ही आपको दिख गया Cl का, और एक ये कॉम्प्लेक्स, यानी कि I की वैल्यू कितनी आ गई 3। बात समझ में आ रही है मेरी, हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम किसके लिए डिफाइन करेंगे, एसोसिएशन के लिए, फॉर एसोसिएशन। अभी याद है पीछे हमने एक एग्जांपल लिखा था एसिटिक एसिड का CH3COOH, हाँ वो कितना आता था, हाँ यहाँ पे जब हम 2 मोल्स लेते थे तो यहाँ हमें क्या मिलता था 1 मोल मिलता था, यानी कि वही पार्ट 2 से डिवाइड हो जाता था। यहाँ पर जो नंबर होता था, अगर हम यहाँ पे 5 होते तो यहाँ किससे डिवाइड करते हैं 5 से। अगर यहाँ पर n लिख दें तो ये नंबर किससे डिवाइड होता, फिर n से होता ना। तो बस यही बात हमें याद रखना है, हमारा काम हो जाएगा। देखिए एसोसिएशन में हमारा फिर से A मोल्स यहाँ पर है, तो बताइए यहाँ पे कितना मोल्स होगा, बहुत सिंपल। अच्छा A मोल्स का ब्रेकडाउन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, पहले वो A था तो कितना ब्रेकडाउन हो गया, A अल्फा ब्रेक हो गया, तो कितना बचा A माइनस A अल्फा बचा ना, ठीक है। उस साइड में पहले से कौन था 1/n था, इनटू ये जो गया टूट कर कौन A अल्फा, ऐसे हो जाएगा। बात समझ आ रही मेरी, वहां पे 1/n हम क्यों लिख रहे हैं, ये चीज आपको समझना होगा। 1/n क्यों, क्योंकि वहां पे n से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे नंबर्स बढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे अगर आपने एक सॉल्यूट डाला है तो आपको प्रोडक्ट साइड में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा, उससे कम वैल्यू मिलेगी ना, इसलिए उसमें तो मल्टीप्लाई किए थे A अल्फा, n इंटू A अल्फा लिखा था हमने एसोसिएशन में, सॉरी डिसोसिएशन में हमने क्या लिखा था n इंटू A अल्फा, लेकिन ये एसोसिएशन अपोजिट है, तो हम n को क्या लिखेंगे अब 1/n लिखेंगे। तो ये हो गई वैल्यू, टोटल कितना हो जाएगा, देखिए इनको ऐड कर लीजिए A माइनस A अल्फा प्लस 1/n A अल्फा। फिर से इनमें कॉमन क्या मिल गया, देखिए आपको A कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिला 1 माइनस अल्फा प्लस 1/n अल्फा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से I की वैल्यू लिखेंगे। I की वैल्यू क्या होती है, एबनॉर्मल अपॉन नॉर्मल। तो I के लिए जब आप लिखेंगे तो I के लिए एबनॉर्मल की वैल्यू हमारी कितनी आई है, A इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा प्लस 1/n अल्फा अपॉन नॉर्मल, यानी स्टार्टिंग में हम कितने मोल्स लेके चले थे, इसमें भी A मोल, तो A से A कैंसल, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 माइनस अल्फा। अच्छा हम प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा। इसमें भी कॉमन आपको अल्फा दिख रहा होगा, अगर आप उसको भी कॉमन ले लेंगे तो देखिए आपकी जो वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू, एक तो 1 बाहर हो गया, फिर आपने अल्फा कॉमन किया है, हम अल्फा को भी कहाँ रखते हैं इस साइड, तो यहाँ हो जाएगा 1/n माइनस 1। ये आ गई वैल्यू, किसके लिए ये है, हाँ दिस इज फॉर द एसोसिएशन, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए ये कितना आया था, I इज इक्वल टू 1 प्लस, इसी का अपोजिट आया था, यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1 इंटू अल्फा। सब कुछ सेम रहेगा, बस एक याद होना चाहिए, दूसरा आप अपने से लिख सकते हैं। ये n डिसोसिएशन में आएगा, एसोसिएशन में ये 1/n हो जाएगा, तो बस एक दूसरे का अपोजिट करके आप यूज कर लेंगे। देख लीजिए वैल्यू कैलकुलेशन वगैरह, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद फिर से ये आएगा I इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। देखिए यही चीज लिखी हुई है 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर कंप्लीट एसोसिएशन,
अगर पूरा कंप्लीट एसोसिएशन यानी 100% की बात हो रही है तो बताइए 100% की वैल्यू क्या आती है 100/100 यानी कि 1। फिर से अल्फा की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 1। अगर आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा i = 1/n के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा i = 1/n बचेगा। क्लियर है? यानी कि अब हम अपने वापस से क्वेश्चन पे देखते हैं, जो हम एसिटिक एसिड वाला क्वेश्चन बार बार डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने क्या देखा था CH3COOH 2 मोल्स मिक्स करने पे हमें CH3COOH डाइमर मिलता है। क्या मिलता है? डाइमर, यानी कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ मिलेगा। कितना? 1 मोल। अच्छा, इसको हमने कैलकुलेट भी किया था I की वैल्यू मोलर मास से, कितना आया था 0.5। याद है पीछे मोलर मास से हमने किया था। अब हम इसको इस वाले रिलेशन से करते हैं। इस वाले रिलेशन में हमने क्या देखा है I = 1 + 1/n - 1 × अल्फा। अभी हमने कहा कि कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए तो ये हो जाएगा I = 1 + 1/n - 1। ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, I की वैल्यू क्या आ गई 1/n। आगे ना n की वैल्यू देखिए ये है, यही डाइमर वाला कितना है 2, तो हम I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं I = 1/2। क्या 1/2 की वैल्यू 0.5 आती है? हाँ देखिए, जो वहाँ पे हमने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से कैलकुलेट किया, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है? हाँ, तो ये रहा टोटल कॉन्सेप्ट आपका विथ डेरिवेशन। अब हम किसकी बात करेंगे? न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे ताकि और क्लैरिटी आ सके। ये सेम चीज I = 1/n आएगा इसका। हाँ, एक नोट पॉइंट देख लीजिए, इन केस ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो I की वैल्यू क्या होगी मोर देन 1। इन केस ऑफ एसोसिएशन I की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं। आज इतना ही, बाकी न्यूमेरिकल सारे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, या फिर एक न्यूमेरिकल कर लें? नहीं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।